हेलो एवरीवन। हमारी हरियाणा जीके में चल रही थी हमारी एशियंट हरियाणा, जहाँ पे हमने तुगलक वंश कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। देखिए, हरियाणा में सैयद वंश का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था, छोटा सा ही था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के पतन के बाद, तुगलक वंश का पतन कब हुआ भाई? 1414 में खिज खां ने सैयद वंश की नींव रखी। किन्होंने सैयद वंश की नींव रखी भाई? खिज खां ने। किन्होंने रखी? खिज खां ने। इस टाइम पे क्या था भाई, हरियाणा में काफ़ी स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे और खिज खां उनको दबाने के लिए ना बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर लास्ट में क्या होता है भाई, 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है मुबारिक शाह, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। मुबारिक शाह कब से कब तक बनता है भाई? 1421 से 1434 तक। और मुबारिक शाह के शासनकाल में खास तौर पर राजनीतिक घटना कोई भी नहीं घटी, राजनीतिक घटना नहीं घटी। फिर क्या होता है भाई, मुबारिक शाह की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1434 ईस्वी में। फिर उसका जो भतीजा है मुहम्मद शाह, वो दिल्ली का राजा बनता है। पर मोहम्मद शाह के टाइम पे क्या होता है भाई, हरियाणा में इसके विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बगावत का दौर जारी स्टार्ट हो जाता है। फिर मुबारक शाह की भी मृत्यु हो जाती है। कब? 1445 ईस्वी में। इसके बाद कौन दिल्ली का शासक बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का शासक बनता है। ये क्या था भाई, जो अलाउद्दीन आलम शाह था, ये एक अयोग्य शासक था। इसने क्या किया, दिल्ली छोड़कर ये कहाँ रहने लग गया भाई? बदायूं रहने लग गया, जिसका फ़ायदा बहलोल लोदी ने उठाया। और बहलोल लोदी ने क्या किया भाई, खुद को दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ये था आपका सैयद वंश, बहुत छोटा था। चलो निपटा देते हैं। कब से कब तक था भाई? 1414 से लेके 1451 तक। फिर क्या होता है भाई, बहलोल लोदी आता है, वो लोधी वंश की नींव रखता है। तो देखिए, इस समय हरियाणा में कई राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। खिज खां इसको दबाने में सफल नहीं हो पाया। 1421 में क्या होता है भाई, खिज खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुबारिक शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। मुबारिक शाह के टाइम पे विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाता। मुबारिक शाह की मृत्यु हो जाती है 1434 ईस्वी में। इसके बाद इसका जो भतीजा है मोहम्मद शाह, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके बाद कौन बनता है भाई, इसका पुत्र मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह। ये एक अयोग्य शासक था। इसके बाद ही नींव खत्म हो गई थी सैयद वंश की। आलम शाह क्या करता भाई, दिल्ली छोड़कर उसको बदायूं ज़्यादा पसंद आ गया था, वो बदायूं भाग गया। जिसका फ़ायदा कौन उठा लेता है? बहलोल लोदी उठा लेता है और खुद क्या बन जाता है फिर भाई, दिल्ली का स्वतंत्र शासक। तो देखिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की नींव किन्होंने रखी थी? बहलोल लोदी ने। कब रखी थी? 1451 में। लोधी वंश कब से कब तक चला था भाई? 1451 से 1520 ईस्वी तक। ठीक है। बहलोल लोदी के टाइम पे क्या हुआ भाई, हरियाणा के कुछ मुक्ति थे, उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। जैसे आपके हिसार के मुक्ति थे, कौन थे भाई? तातार यूसुफ। उन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शाहजादा निजाम खां ने दबा दिया था। यही निजाम खां कौन था भाई? जो आपका सिकंदर लोदी था, जो बाद में चल के आपका दिल्ली का सुल्तान बना था। किसके बाद? बहलोल लोदी के बाद। उसने क्या किया भाई, जो हिसार में विद्रोह हुआ था, जो तातार यूसुफ ने किया था, उसको दबा दिया। फिर सिकंदर लोदी था, जो जिसने कब से कब तक शासन किया? 1517 से 1526 तक, क्योंकि 1451 से लेके 1517 तक किसका शासनकाल था? सॉरी, 1451 से लेके 1489 तक बहलोल लोदी का था। फिर सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक आता है भाई? 1517 से लेके 1526 तक। इसने क्या किया भाई, अपने टाइम पे हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया, खासकर हरियाणा में। फिर क्या हुआ भाई, हरियाणा में ही जो हिंदू लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैसे कलायत का आपका हुआ था, कलायत में विद्रोह हुआ था, जो मंडोरों ने किया था। ये क्वेश्चन HSSC बार बार में पूछता है कि कलायत में लोधी टाइम पे किस लोधी वंश का जो राजा था, उसके खिलाफ बगावत हुई थी भाई? सिकंदर लोधी के खिलाफ हुआ था। लेकिन सिकंदर था जो, उसने शक्ति के कारण जो इनका विद्रोह था वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर क्या होता है भाई, सिकंदर लोधी की भी मृत्यु हो जाती है।
कब होती है? 1526 में। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद जो इसका बेटा था इब्राहिम लोदी, वो दिल्ली का राजा बन जाता है, पर यह भी एक अयोग्य ही शासक था। उसने अपने घमंडी स्वभाव के कारण सभी जितने भी वहाँ के वर्ग के लोग थे सबको उसने ना नाराज कर दिया। फिर क्या होता है भाई, बाबर आ जाता है, मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। बाबर इब्राहिम लोदी पे हमला कर देता है, जिसको हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं? पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ था भाई? 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर अपनी जीत की खुशी में क्या बनाता है? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद। काबुली कौन थी भाई? काबुली मुसम्मत बेगम। मुसम्मत काबुली बेगम कौन थी? बाबर की पत्नी थी, बाबर की वाइफ थी। उसके नाम पे इन्होंने क्या किया? पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। फिर इस खुशी में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। ये था आपका लोधी वंश। हरियाणा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लोधी वंश में। लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी ने कब रखी? 1451 ईस्वी में। इसके समय में हरियाणा में कुछ मुक्तियों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। सबसे भारी विद्रोह किसका था? हिसार के मुक्ति का था, जिनका नाम क्या था? तातार यूसुफ। ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। पर इसके विद्रोह को शहजादा निजाम खान ने कुचल दिया। शहजादा निजाम खान कौन था भाई? सिकंदर लोदी ही था। कलायत के आसपास मंडोरों ने सिकंदर लोदी का खूब विद्रोह किया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर 1526 ईस्वी में क्या होता है भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, पराजित हुआ, और किसका शासनकाल स्टार्ट हो गया था भाई? फिर मुगलों का शासनकाल स्टार्ट हो गया था। अगर ये क्वेश्चन आए आपके कि मुगलों ने पहली मस्जिद कहाँ बनाई थी हिंदुस्तान में, तो आप क्या कहोगे? पानीपत में। कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। फिर देखिए, सल्तनत काल में हम मेवातियों के विद्रोह देखते हैं कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुए। जैसे हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या मेवात एरिया है, रेवाड़ी एरिया है। राजस्थान का जो अलवर एरिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेवात क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के समय इन लोगों ने समय समय पर प्रशासन की ज्यादतियां, यानी कि जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और दिल्ली के सुल्तानों के नाक में दम कर दिया था, यानी कि सुल्तानों की नींद ही हराम कर दी थी। जैसे है ना, मिन्हास बताते हैं कि दिल्ली के जो तीसरे सुल्तान थे, कौन थे भाई तीसरे सुल्तान? नसीरुद्दीन मोहम्मद। जैसे ही वो गद्दी पर बैठा ना, तो मेवातियों के जो नेता थे, मालवा नेता, उनके नेतृत्व में काफ़ी विद्रोह हुआ। सुल्तान ने विद्रोह को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर भाई क्या हुआ? मेवात का पैतृक गांव युद्ध क्षेत्र बन गया, इनके बीच में युद्ध हो गया। इसी समय मेवात में तो था ही विद्रोह, हरियाणा के और एरिया में भी विद्रोह चल रहे थे। इस तरह मेवातियों का साहस और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे इन्होंने ना, इनके जो प्रधान सेनापति थे, सेनापति के ऊंटों का कारवां हांसी के आसपास उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो मेवातियों ने क्या किया भाई? उनके ऊंट और उनका जो जितना भी सामान था सारे लूट के ले गए। और इस समय ना नसीरुद्दीन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उनकी जो सेनाएं थी वो सीमा पे किन से लड़ रही थी? उस टाइम मंगोलों का आक्रमण चल रहा था। जो नसीरुद्दीन की सेना थी वो मंगोलों पर आक्रमण से अपना बचाव कर रही थी। यहाँ पे मेवाती इनको लूटपाट कर रहे थे। फिर क्या होता है? जनवरी 1260 में, यानी कि 1260 ईस्वी में, सुल्तान को जैसे ही मंगोलों से आक्रमण से पीछा छूटा, उसने क्या किया भाई? उलुग खां, जिसको हम बलवन के नाम से भी जानते हैं, उसने मेवातियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और है ना, फिर जैसे बलवन अपने सैनिकों के बीच में घोषणा करता है, उसने क्या किया भाई? जो भी सैनिक थे किसी मेवाती का सिर लेकर आए, अगर कोई मेवाती का सिर लेकर आया उसको क्या देता था? ये 1 चांदी का टका। और जो जिंदा पकड़ के लेके आए उनको 2 टके देते थे। इस टाइम ना इतना अत्याचार हो गया था मेवात एरिया में, मेवात के जो लोग थे उन पे नसीरुद्दीन शाह ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करवाया। लेकिन फिर भी ये लोग ना, मेवाती लोग, इनके कारण इनके आगे विद्रोह करते रहे। जैसे ना, कम से कम है ना, मल्लुका था जो ये मेवाती नेतृत्व कर रहा था, मल्लुका, उसके और उसके 250 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। और कैसे किया था भाई? इनको फिर कैसे मारा? बहुत बुरे तरीके से मारा। जैसे ना, इनके शरीर की खाल चाकू से उतरवा दी,
घास फूस भर के ना शहर के मुख्य द्वार पे, गेट पे इनको लटका दिया। बर्नी ने ना अपने तारीखे फिरोज शाही में इसके बारे में लिखा है कि इतना भयंकर दृश्य जितना दिल्ली के द्वार होजे रानी पर देखा ना, पहले कभी नहीं देखा था। क्या? क्योंकि गर्दन काट के वहां टांग दी, उनके शरीर की खाल टांग दी। इसका रीजन क्या था कि इतना कठोर दंड इसलिए दिया जाता था कि ताकि लोग, मेवाती लोग ये देखें और इस चीज से शांत हो जाए। लेकिन ये भी गलत साबित हुआ इनका। फिर क्या होता है, मेवाती और भड़क जाते हैं और जुलाई 1260 में फिर विद्रोह कर देते हैं। सुल्तान फिर बलबन को भेजता है, लेकिन फिर भाई बलबन ने इतना अत्याचार किया, कम से कम 12,000 आदमी और औरत और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था बलबन ने इस टाइम पे। लेकिन बलबन के मेवात के वापस लौटते ही फिर विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे इसके काल में ना खूब विद्रोह होता है। फिर क्या होता है भाई, 1266 में महमूद मर जाता है और उसके बाद शासन कौन बनता है? बलबन। सुल्तान बनते ही बलबन ने क्या किया, सबसे पहला काम किया, मेवात के जंगलों को साफ करवा दिया। रीजन क्या था भाई, मेवाती विद्रोह करते और युद्ध के बाद वहां छिप जाते थे उन जंगलों में। उसके बाद मेवात पर आक्रमण करके 1 वर्ष तक खूब अत्याचार किया भाई, बहुत ज्यादा। लेकिन मेवाती फिर भी इनसे लड़ते रहे और कम से कम उस टाइम पे ना 1 लाख आदमी मारे गए थे। लेकिन है ना, फिर क्या हुआ भाई, इन फ्यूचर मेवात में बलबन ने ना एक दुर्ग बनवाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोपालगिरी का दुर्ग। जो क्वेश्चन HSSC पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, गोपालगिरी में है। जिसको किसने बनवाया था भाई? बलबन ने बनवाया था। और वहां पे एक स्थायी सेना की टुकड़ी छोड़ दी। और है ना, इसका निरीक्षण, क्योंकि मेवात में बार बार में विद्रोह हो रहा था, बलबन खुद इसका निरीक्षण करता था। और पर यहाँ पे फिर भी शांति नहीं हो पाई भाई। मेवातियों ने जब तक दिल्ली सल्तनत चला, उन्होंने विद्रोह पे विद्रोह स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, मिठास नहीं भाई, मिन्हास। मिन्हास के अनुसार दिल्ली के तीसरे सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के गद्दी पर बैठते ही मेवातियों ने अपने नेता मालवा के नेतृत्व में, मालवा भी बोल देते हैं और इसी को मलुका भी बोल देते हैं, के नेतृत्व में विद्रोह किया। फिर 1260 ईस्वी में नसीरुद्दीन अलुग खां बलबन को मेवातियों पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। बलबन ने 1266 ईस्वी में, कब? जनवरी 1266 ईस्वी में मेवातियों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक, भाई दुर्ग तो इसने बनवाया था जून में, ठीक है, लेकिन जनवरी 1266 में इसको भेजा गया था। ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। इस टाइम दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? बलबन था। वहां एक स्थायी सेना की टुकड़ी छोड़ दी थी। और ये जो गोपालगिरी का दुर्ग है, ये HSSC बार बार पूछता है, इसको टिक कर लेना। फिर भाई किसका शासनकाल आ जाता है? बलबन के बाद तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश में ठीक ठाक रहता है, लेकिन भाई जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके टाइम पे भी काफी विद्रोह हो रहे थे। जैसे समरपाल थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जो कोटका के जमींदार थे। लेकिन फिरोज शाह ने क्या किया भाई, उनको अपने पास बुलाया और उनको ये कहा कि भाई इस्लाम धर्म है, उसको आप अपना लो। इस वजह से ना पता नहीं क्या दिमाग में आई, जो इनके नेता समरपाल थे, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, एक तो मेवाती जनता शांत हो गई, दूसरा वहाँ के लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे, तीसरा क्या रहा था भाई, मेवात क्षेत्र में सब शांत हो गया था। ठीक है, जो ये समरपाल था, बाद में इसको किस नाम से जाने लगा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद? बहादुर नादिर शाह। ठीक है, बहादुर नादिर। फिर भाई जैसे धर्म परिवर्तन के बाद बहादुर नादिर दिल्ली के दरबार में अपनी जगह बना ली, क्योंकि चमचागिरी का भाई इंडिया के खून में ही है चमचागिरी। गयासुद्दीन द्वितीय सुल्तान दिल्ली का शासक बना, तो उसने ना बहादुर नादिर को उसका विश्वास पात्र था, क्योंकि उसके कहने पर, जब वो फिरोज शाह तुगलक के कहने पे धर्म ही बदल लेता है, तो भाई वो चमचागिरी पे उतर चुका था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जैसे गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन के टाइम पे भी ये उसकी चमचागिरी करता था। जैसे इसको कोटका का जमींदार था ये, ठीक है, वहां पे ना बहादुर शाह की चलने लगी। फिर क्या हुआ भाई, अब्बू बर्क आता है। ये चीज मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ तुगलक वंश में। अब्बू बर्क गयासुद्दीन की हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बनता है। फिर भी बहादुर शाह उसका विश्वसनीय पात्र बना रहता है।
पीछे से नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान बनता है, उसने अबू बर्क पर आक्रमण कर दिया। अबू बर्क क्या करता है भाई, भाग के नादुर शाह के पास कोटला चला जाता है, कोटका। फिर वहां पे जो नसीरुद्दीन है वो अबू बर्क पे हमला करता है, लेकिन बहादुर शाह क्या सोचता है कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो दोनों के बीच में फिर युद्ध आ जाता है जिसमें बहादुर नादिर हार जाता है। ठीक है। फिरोज तुगलक के काल में मेवातियों ने अपना नेता समरपाल के नेतृत्व में विद्रोह किया, लेकिन भाई इसके खून में चमचागिरी थी। फिरोज के बोलने पर समर सिंह ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, इसे बहादुर नादिर के नाम से जाना जाने लगा। फिर सैयद सुल्तान मुबारक शाह के समय पे भी मेवातियों में विद्रोह हुआ, और बहलोल लोधी के काल में भी हुआ 1451 ईस्वी में। अभी हमने देखा था पीछे कि कौन थे उस टाइम नेता इनके, अहमद खां मेवाती के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ऐसे और भी थे, जैसे सैयद सुल्तान मुबारक शाह के काल में कब हुआ भाई, कब थे ये, 1421 से 34 तक थे हुआ। सुल्तान ने ना 1424 ईस्वी में इनके खिलाफ एक सेना भी भेजी। मेवाती अपने घर और जमीन छोड़कर एक जहर नामक पर्वत है अरावली हिल्स पे, वहां पे भाग गए, और फिर वहां पे अपनी सेना को खूब मजबूत किया। फिर वापिस आए, और फिर मुबारक शाह के मेवातियों के खिलाफ फिर विद्रोह हुए। ऐसे ऐसे कब तक चलता रहा भाई, 1428 ईस्वी तक चलता रहा। बहादुर नादिर के जो पोते थे जालू और कद्दू, कौन कौन थे, जालू और कद्दू, ने शाही सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। पर इस युद्ध में क्या होता है भाई, कद्दू पकड़ा जाता है और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन बाद में जो बादली जालू है उसका संघर्ष फिर जारी रहता है। फिर बहलोल लोधी के टाइम पे अहमद खां के नेतृत्व में इनका विद्रोह होता है। ये थे भाई आपके मेवात के विद्रोह। ठीक है। फिर है ना सिकंदर लोधी के टाइम पे भी होता है भाई मेवात में, इब्राहिम लोधी के टाइम पे भी होता है। यानी कि जब तक ये सल्तनत काल चला मेवाती टिके नहीं रहे, इन्होंने विद्रोह किया। पर लास्ट में क्या होता है भाई, फिर मुगल शासक आ जाते हैं। ये था आपके 3 टॉपिक, सल्तनत काल में मेवातियों के विद्रोह, लोधी वंश और आपका सैयद वंश। नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, सुल्तानों के अधीन प्रांतीय प्रशासन कैसे चलता था, उनके काल में आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।